ग्रोवर जी के साथ जो फ्लाइट वाला झगड़ा या मोदी जी के साथ में उनको ट्वीट कर देना, दोनों घटना में कोई याद करके कौन सी वाली लगता है यार ये नहीं होनी चाहिए? नेपोटिज्म तो नहीं है ये कि आप अपने सारे पुराने बचपन के दोस्तों को साथ में ले आए? क्या कभी ऐसा हुआ था कि किसी ने फ़ोन करके स्टार ने बाद में शूट के बोला यार कपिल ये नहीं पूछना चाहिए था? डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने कहा था कि भाई कपिल ने कॉमेडी तो आसानी से कर ली पर वो रोमांस नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो ऐसा था जिसके सामने परफॉर्म करते हुए आप नर्वस हो गए? वाइफ नहीं बोलती होगी दीपिका पादुकोण का नाम लेके जब किसी भी एक्टर्स के साथ फ्लर्ट करने का मौका छोड़ते नहीं, या कभी किसी और का कंटेंट चुरा के भी सुनाया है? तो सोचा था कि मेरे शो में आने का मौका मिलेगा। हाँ जी नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हम आपके फेवरेट द बड़ा भारत शो का सेकंड सीजन लेके आ रहे हैं। मिलियंस एंड मिलियंस का व्यूअरशिप आपने हमारे सीजन 1 को दिया। बड़ा भारत शो अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज किससे मिलवा रहे हैं आपको? आज इस होस्ट ने भारत के सबसे चहीते होस्ट को बुलाया है, जो दिल से हंसते हैं, दिल से हंसाते हैं। सामने कोई हीरोइन हो तो अपना दिल भी दे आते हैं। कॉमेडी के बच्चन है, टीआरपी के तेंदुलकर, घर घर हर दिल में जगह इन्होंने बनाई है। इनका शो सिर्फ शो नहीं, अपने आप में एक दवाई है। कितने लोगों का इन्होंने हंसा के इलाज किया। क से कॉमेडी, क से कंट्रोवर्सी, क से कामयाबी, क से इनका नाम है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। नमस्कार बिंद्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। स्वागत है आपका। और अब आपके साथ हमारा जो है कपिल शर्मा शो पे जो एपिसोड आया, बहुत चला न्यू ईयर पे। थैंक यू फॉर कमिंग, एक्चुअली बड़ा वायरल हुआ वो एपिसोड। हाँ, मेरी जो है कपिल जी, हमारी बहुत बड़ी रिसर्च की टीम है। अच्छा जी। एक ही आदमी की है। अच्छा ऐसे ही आपने शुरू किया था। और जो हमारी एक आदमी की टीम है उसने बताया कि आपका 81 में अमृतसर में जन्म हुआ जी। उसने बताया कि 2007 में लाफ्टर चैलेंज जीत के आप सुर्खियों में आए। 2016 से कपिल शर्मा शो आपका लगातार हिट हो रहा है। 2013 से, हाँ क्षमा चाहता हूँ, 2013 से एक्टर्स आते हैं कंटिन्यूसली, अपनी एडवांस बुकिंग कराते हैं। किस किस को प्यार दें, फिरंगी जैसे आपने मूवीज़ करी। जिंदगी में आपने बहुत कुछ अचीव किया, अपार दौलत, अपार शोहरत, अपार सफलता। पर कभी सोचा था कि मेरे शो में आने का मौका मिलेगा? बिल्कुल सोचा था मैंने। मैं बिंद्रा साहब आपके फ़ैन हैं, हम बहुत नॉलेजेबल आपके वीडियोस होते हैं। और हमारा जो यूथ है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो आपके वीडियोस से उनको बहुत सहायता मिलती है। तो हम आपके फ़ैन हैं यार। अच्छा, थोड़ा हमारी तारीफ भी होती है, थोड़ा और उत्साह से अब इंटरव्यू लेंगे। से आपने जो वेट लॉस किया है वो तो कमाल है। हाँ ना, थैंक यू। इनके साथ में अपने एपिसोड शुरू होने से पहले पीछे ग्रीन रूम में मिला तो बड़ा इम्प्रॉम्प्टू बोले देखते ही, अरे बिंद्रा जी आपने अपने अंदर से एक बंदा निकाल दिया। तो मैं देखा मतलब जो है, लेकिन कोई कभी ऐसा भी हुआ कि कोई जोक सुना है और कोई हंसा ही नहीं और आपको बड़ी टेंशन हो गई? अरे मैंने एक बार हैदराबाद में एक शो किया, तो वो हिंदी इतना नहीं समझते थे, वो बाहर से आए थे, वो अमेरिका से। तो वहाँ पे मतलब बिग शॉट थे वो कोई, तो उनके वहाँ के कुछ साड़ी की रस्म होती है। उनकी बेटी शायद 12-13 साल की या 14 साल के होते हैं, तो पहली बार साड़ी पहनाते हैं बच्चे को। तो वो इवेंट था, मुझे लगा था कि चलो 15 मिनट तो शुरुआत में करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर आएंगे। पहले 2-3-4 अच्छा जोक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक के साथ फिर भी आपका साउंड चल रहा है, आप गा रहे हो, नहीं कोई सुन रहा तो अपने मज़े ले सकते हो आप अगर कॉमेडी कर रहे हो तो आपको अटेंशन पूरा चाहिए और आपको सामने से रिस्पॉन्स भी चाहिए। तो वहाँ पे एकदम काम खराब, मैं फ्लॉप हुआ, वहाँ पे एक और सिंगर था वो फ्लॉप हुआ। एक मैजिशियन आया हुआ था कहीं तो मोरक्को से, कि पता नहीं कहाँ से, उसने आगे पता नहीं क्या कि लड़की का चाचा गायब कर दिया वहाँ से। तो दुनिया उसके पीछे पीछे, मतलब वो हिट हो गया, वो बच्चे भी उसके पीछे पीछे, और मैं और जो सिंगर जो दोनों फ्लॉप हुए, हम भी जादूगर के पीछे पीछे। तो मैं तो सोचने वाला था कि इससे पूछे हमें जादू ही सिखा दो यार, मतलब हमारा तो काम चल नहीं रहा। एक ही इवेंट में ऐसा हुआ, और हाँ होता है कभी कभी। तो मैं वही सोच रहा था कि वैसे आपका जो दूसरा साइड है, स्ट्रगल से निकल के आपके नाम में शर्मा है, लेकिन शर्माना आपने सीखा नहीं है। आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कोई नहीं पूछ सकता। आपने, मुझे याद है, रणवीर सिंह को पूछा था कि कभी पब्लिकली फाट किया है, और फिर किस पूछने लगे आजू बाजू किसने किया था ये। एक्टर बनने के बाद ऐसे कभी पब्लिक प्लेस में फाट किया आपने? और वो करने के बाद आप मुकर गए हो खुद ही करके कि who was that? या आपने उससे पूछा रणवीर कपूर से कि हॉट डेट पे अगर तुम्हारे मौजे स्टिंग करे तो क्या करोगे? सबसे अच्छा तो मेरे को वो लगा ऋतिक रोशन को, आपने बोला तूने अच्छा सुखाने के लिए बालकनी में डाला और वो अक्षय कुमार की बालकनी में गिर गया। आपको पता है आपकी बिल्डिंग के इस तरफ अक्षय पाजी का घर है। मैंने वो नीचे है, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और ऋतिक सर का घर इस तरफ है। कभी ऐसा हुआ आपने ऐसे कच्चा सूखने डाला, उड़ के उनके चला गया? ये बातें जो हैं ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि बेटी को सुनाना
मतलब बहू को सुनाने के लिए बेटी को सुनाते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कपिल के साथ खुद होता है और फिर दूसरों से पूछते हैं? आई थिंक हम सब स्पेशली आप जैसे मैं ऋतिक रोशन की बात कर रहे हो आप, तो डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसे आपके सामने पिक्चर आ जाती है, जैसे मुझे पता चला कि वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो होता है ना, हम घरों में जब हम पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे ऊपर से कपड़े उठ के नीचे चले जाते थे, तो ऐसे सवाल ऐसे लोगों को करते हैं ना, तो उनको ये सुन के बड़ा मजा आता है कि अरे ये कैसे हो सकता है। और जो हम जैसे लोग वो इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि उनको पता है ऐसा होता है। सो हाँ, वो मज़ा लेते हैं वो भी। और हम जैसे लोग जो टीवी पे हमें देख रहे होते हैं ना कहीं वो अगर किसी बड़े सुपरस्टार के फ़ैन हैं, तो वो अपने आप को मुझ में देखते हैं कि यार ये हमारे जैसा है और हमारे जैसे सवाल जो है वो उनसे पूछ रहा है। मैंने एक बार बच्चन साहब से पूछा था, बच्चन साहब आप कि जब शैम्पू वाली बॉटल खत्म हो जाती तो उसको धो के उसमें तेल डालते हो कभी? वो बड़ा हंसे कि बोलते हाँ मैं करता हूँ। कि जैसे मेरी मम्मी ऐसा कभी करती है कि शैम्पू की बोतल में शैम्पू खत्म हो गया तो उसको धो के उसमें सरसों का तेल डाल लेती हैं। कभी ऐसा होता है मैम कभी? तो उन्होंने तो खैर मजाक में बोल दिया, पर हाँ, लोग छोटी छोटी बातों को एंजॉय करते हैं। think। आप सबके साथ मजा करते हो, लेकिन अगर मैं 2 लोगों का चॉइस दूं कि इनके साथ आपको सिलेक्ट करना है, तो अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट विद अक्षय कुमार या लेट नाइट पार्टी विद नोरा फतेही, क्या प्रेफर करेंगे कपिल शर्मा? मैं सुबह सुबह उठ के वर्कआउट करके अक्षय पाजी के साथ और रात को पार्टी शुरू करना है। अच्छा, क्यों छोड़ना कोई मौका? पर कोई ऐसा भी एक्ट था, आपने तो नया करने की कोशिश करी पर आपने किया तो आपको बाद में अफसोस हुआ यार ये नहीं करना चाहिए था? बहुत बार ऐसा होता है। और जो एपिसोड हमारा आता भी है, मान लो 1.5 घंटे का अगर एपिसोड आता है, आपने भी शूट किया है, हम 2-2.5 घंटे का कंटेंट शूट करते हैं, उसमें से कई हल्की चीज़ें होती हैं, फिर हम लोग उड़ा देते हैं उसको। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। आई थिंक हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसी बात होती है, लगता है कि यार ये क्या हो गया। ऐसे कभी कभी आप पहले थोड़ा ज़्यादा खिंचाई करते रहे स्टार्स की, मैंने देखा कुछ रेगुलेट हुए हैं आप, कुछ चेंजेस किए हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ था कि किसी ने फ़ोन करके स्टार ने बाद में शूट के बोला यार कपिल ये नहीं पूछना चाहिए था यार, गड़बड़ कर दिया यार? नहीं, टचवुड, मुझे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मुझे ये भी लगता है कि मैंने कभी भी ना अपनी हद नहीं पार की। एक रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे शो पे जो स्टार्स आते हैं आज, उन सब की वजह से भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे शो को एक पॉपुलर करने में। क्योंकि मेरा शो हो सकता है कोई एक आदमी को ना पसंद हो आपको, लेकिन आप बच्चन साहब के फ़ैन हैं, और अगर बच्चन साहब आ रहे हैं तो आप उनकी वजह से मेरा शो देख रहे हैं। सो ये बड़ा ख्याल भी रख के चलता हूँ मैं, और कभी ऐसा हुआ नहीं। इतने सेलिब्रिटी से आप मिलते हो, अब तो मुझे लगता है बड़ा कंफर्टेबल हो गए हो, हमेशा ही शुरू से ही इतने मिलते आ रहे हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा था जिसके सामने परफॉर्म करते हुए आप नर्वस हो गए? पहली बार जब बच्चन साहब आए थे ना, तो मैं क्योंकि बच्चन साहब मतलब इतने बड़े सुपरस्टार और एक ही जनरेशन के नहीं, कितनी सारी जनरेशन से वो सुपरस्टार हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरे एपिसोड में बैठा ही नहीं था कुर्सी पे। मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं बैठ जाऊँ, मैं खड़ा ही रहा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी है उनकी, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तो मैं पूरे एपिसोड में खड़ा रहा। फिर धीरे से थोड़ी देर बाद बच्चन साहब भी खड़े हो गए जब गाना मैंने गाया उन्होंने, फिर तो वो क्या एपिसोड बना था। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि आपकी वाइफ नहीं बोलती होगी दीपिका पादुकोण का नाम लेके, जब थोड़ा करते हैं बातचीत वहाँ पे, तो किसी भी एक्टर्स के साथ फ्लर्ट करने का मौका छोड़ते नहीं, और हुमा कुरैशी हो, दीपिका पादुकोण हो। आपके लिए हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं। मैं तो आपका फैन हूं ही। सबसे पहले तो आप एक बात कहनी चाहूंगा कि आप काले सूट में पटाखा लग रही हैं। जब पहली फिल्म आई थी किस किस को प्यार करूं, उसमें 3 बीवियां थी आपकी? जी, चार, एक गर्लफ्रेंड थी जी। हाँ, मतलब उसके साथ भी बाद में शादी हो जाती। बाद में शादी हो जाती है। तो उसके डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने कहा था कि भाई कपिल ने कॉमेडी तो आसानी से कर ली, पर वो रोमांस नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, उनको रोमांस। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि भाई स्टेज पे हसीनाओं की स्माइल पर घायल होने वाला असली कपिल है, या सेट पर रोमांस में घबरा जाने वाला वो असली कपिल है? दोनों ही मैं ही हूँ। अच्छा, बात करना कभी बातों बातों में, मेरा शो है तो मैं एक अपने कंफर्ट जोन में भी होता हूँ, मेरे शो पे गेस्ट आते हैं, तो बात करने की बात अलग होती है। और सेट पे क्या है कि सीधा ही किसी की बहू बेटी को आप जाके हक कर लो, मतलब होता नहीं है ना यार, हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हाँ, अब्बास भाई मेरे को बोलते थे उसको ऐसे, तुम्हारी बीवी है वो, उसको ऐसे पकड़ो। मैं कह यार आप तो बोल रहे हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब लिख के नहीं किसी ने दिया ना कि मेरी बीवी है, पता था कोई एक्टर है। पर हाँ, होता आई थिंक सबके साथ ऐसा होता होगा। मेरी भी पहली फिल्म थी और दूसरी फिल्म में और कंफर्टेबल हो गया था, इसमें भी एक मेरी बीवी है, इसमें तो धीरे धीरे आई थिंक रियाज के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप जो आपके डर होते हैं उस पर काबू पा लेते हो। इसको मैं लंबा करने के अलावा मैं थोड़ा जर्क देने में बिलीव करता हूँ, गियर शिफ्ट करना चाहता हूँ। अर्चना पूरन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, कौन आपको बेटर जज लगे? यार ये तो फिर वही बात होती है कि, है ना, बड़ा भाई अच्छा लगता है कि छोटा भाई अच्छा लगता है। सो दोनों का अपना मज़ा है। सिद्धू पाजी भी बड़ा लाइवली नेचर के हैं और इन्जॉय करते हैं, उनके ऊपर जोक्स वोक्स हम करते रहते हैं, वो भी मेरे पे करते रहते हैं। तो मेरा हमेशा से वो ज़रूर रहा है एक रिलेशनशिप, क्योंकि उनके साथ कनेक्शन मेरा तब से है जब मैं लाफ्टर चैलेंज में आया था 2007
तब से मैं जानता हूँ, मेरे अमृतसर शहर से एमपी भी थे वो। तो खैर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में बिजी हो गए, फिर अर्चना जी आ गई। तो अर्चना जी इतनी स्वीट है। सबसे पहले हम दोनों का आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो हमारा पहला रूल यही है कि अर्चना जी मैंने आके आपके ऊपर पंच मारना और आपने मेरे ऊपर मारना है। उसके बाद क्योंकि कोई तीसरा गेस्ट आया हो ना, वो फिर हिचकिचाता नहीं है। उनको पता है यार ये दोनों तो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो हमारी तो खींचेंगी। सो हाँ, उनके साथ भी बड़ा मज़ा आता है। सो दोनों मेरे फेवरेट हैं। उनका एंथुसियाज्म बहुत वैल्यू ऐड करता है। तो अमृतसर का क्वेश्चन, नेपोटिज्म तो नहीं है ये कि आप अपने सारे पुराने बचपन के दोस्तों को साथ में ले आए? हाँ, आप कह सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि सर सारे अमृतसर के दोस्त नहीं हैं। अगर आप देखो तो कीकू भाई हैं, वो मुंबई में पले बड़े हैं, वैसे वो राजस्थान के हैं। शमोना कोलकाता से हैं, है ना। फिर कृष्णा भी मुझे बॉम्बे में मिला। तो हाँ, कुछ दोस्त जैसे भी राजीव है मेरे शो में है, या चंदन अभी कर रहे थे पिछले, इस सीज़न में नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन भी होता है आपके साथ, क्योंकि आपका एक ही तरीके का ह्यूमर है, एक ही तरह के शहर में आप एक ही शहर में पले बड़े हो, है ना, एक ही आपका सेम कल्चर है। तो वो जो मज़ा आता है ना, वो उसका भी अपना ही मज़ा है, चाहे इसको नेपोटिज्म कह लो या कुछ भी कह लो। मैं ये कॉम्प्लीमेंट देते देते मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आपको आज तक मिला हो, बड़ा पसंद आया, यार ये बड़ी अच्छी बात, दिल को ही छू गई, आज तक याद रहेगी? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया शो के लिए, तो मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, वो आया था। तो वो भी आर्टिस्ट है, स्केचिंग करता है, राजी उसका नाम है। तो मेरे दिमाग में नहीं था कि क्या बोल के गए। एक बुज़ुर्ग आए होंगे कोई 75 के आसपास, तो फ़ोटो खिंचा के चले गए। तो उसके बाद गेट होता ना, मुझे रिवॉल्विंग दरवाज़ा, निकल के गए, फिर घूम के वापस आ गए। तो दूर से उन्होंने कुछ बोला, तो मैंने ऐसे कर दिया, मुझे प्रॉपर सुना भी नहीं क्या बोला उन्होंने। तो राजी बोलता, पता कितनी खूबसूरत बात बोल के गए। मैं क्या कहता, कह रहे थे जा मेरी उम्र भी लग जाए तुझे। मैं कहा यार, एक लेवल के बाद, एक उम्र के बाद, जिस आदमी ने इतनी दुनिया देख ली हो, अब वो जाके ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, पंजाबी थे, सरदार जी थे, तो एक बुज़ुर्ग आदमी आके आपको इतनी बड़ी बात बोल के जाए। फिर मैं यार सोचूं, मैं कहा यार मेरे को सुन नहीं पाया, क्योंकि दूर से उन्होंने ये बात बोली, या शायद जब फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो बोलना भूल गए, या वहाँ पे उनके दिमाग में आया होगा। तो हाँ, मतलब ये तो एक वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट है, या ब्लेसिंग, या दुआएं कह लो। तो बहुत बार ऐसा होता है। सबको हंसने हंसाने वाले कपिल, ऐसे कपिल को गुस्सा कब आता है? 5 साल पहले बहुत आता था, जब से शादी हुई ना गुस्सा आना बंद हो गया है। मैं पहले ऐसे ही भड़क जाता था छोटी छोटी चीज़ों पे, किसी ने ट्विटर पे कुछ बोल दिया, एक गाली दी तो मैं 10 जाके देता था उसको। अब मुझे लगा कि यार मैं, जो आदमी मेरे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है बैठ के, अपना डाटा मेरे ऊपर वेस्ट कर रहा है, हालांकि मोहब्बत वाले कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो वो बहुत कम होते हैं जो शायद कभी कभी अटेंशन लेने के लिए भी आदमी करता है। तो अब मैंने बंद कर दिया सर, मतलब इग्नोर ही कर दे। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इग्नोर कर दो। क्योंकि जो आदमी आप ही के ऊपर बैठा लिख रहा है, सोचो बेचारा कितना बिजी होगा वो, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। आप अर्चना जी के सवाल कई बार लोगों से पूछते हो, मैं भी जरा अर्चना जी को फ़ोन करके आया था। उनका एक सवाल लेके आया हूँ। वैसे कहते हैं कि ब्रेकअप के बाहर, जैसे ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद जो प्यार की याद हो, या आपके आउट ऑफ द बॉक्स ट्वीट्स हों, दोनों अक्सर आधी रात में आते हैं, वो याद भी और आपके ट्वीट भी। तो अर्चना जी कहती हैं कि अगर किसी को रात को 2 बजे अगर अपने मन की बात कहनी हो और ट्वीट करना चाहता हो, तो आपसे पूछे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, ट्वीट करने से पहले क्या सोचे? मुझे ये लगता है कि ट्वीट जो है हमेशा मॉर्निंग में करें, और अगर आप बिल्कुल सोबर हैं तो रात में भी कर सकते हैं। हाँ, ये पास्ट की बातें हैं, तो उस समय आपको पता है, अब क्या, एक फैमिली के बाद, बीवी आने के बाद, बच्चों के आने के बाद, आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो उस समय घर में अकेले रहते थे, यार दोस्त आ गए, बैठ गए। तो हाँ, मैंने बड़े ट्वीट पे लफड़े किए हैं, पर हाँ वो ठीक है। आपने बताया अब आपकी शादी हो गई, उसके बाद और परिवर्तन आए, गिन्नी जी से शादी हुई आपकी। हमारे पंजाबियों में ना लड़के और लड़कियों का नाम कई बार सेम होते हैं, तो मेरा बचपन का नाम भी गिन्नी था। अच्छा। हाँ, तो बचपन के दोस्त आज भी गिन्नी बोलते हैं। लेकिन ऐसा लगा है कभी किसी एक्ट्रेस को देख के, यार गिन्नी से शादी नहीं हुई होती तो इससे कर लेता? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। सवाल पूछ के मरवाओगे आप मुझे? कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि शुरू से ही एक क्लियर था मुझे कि मुझे वो बहुत अच्छे से समझती है, और उसने उस वक्त मोहब्बत की जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और वो बड़े अच्छे घर से थी शुरू से ही। सो वो चीज़ तो कभी हमेशा दिल में ही है, वो कभी निकल ही नहीं सकती। तो ऐसा कभी ख्याल भूल के भी नहीं आता। लोगों के मन में भी बहुत सवाल रहता है कि आपकी कॉमेडी स्क्रिप्टेड होती है, सिचुएशनल होती है, प्लान्ड होती है। आपको एज ए सिंगर, एज ए कॉमेडी आर्टिस्ट, आपको कई बार रिजेक्ट किया।
लाफ्टर चैलेंज या द कपिल शर्मा शो, आपको क्या लगता है ज़्यादा बड़ा योगदान किसका रहा? पूरी जग को, पूरी दुनिया को हंसा रहे, उन्हें भी कोई बात है, कोई ऐसा दुख है जो बहुत सताता हूँ? आपको ना, जब मैं आपसे मिला था आपके शो पे, मैंने कहा था हर बार आप नया कंटेंट देते हो। हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमें मालूम है कि कितना चुनौती होती है, कितना चैलेंज होता है, पर क्या कभी किसी और का कंटेंट चुरा के भी सुनाया है? नहीं सर, ऐसी कभी नौबत नहीं आई। हाँ, मेरा बहुत सारे लोग सुनाते हैं, तो ऐसा नहीं किया कभी। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कोई चुटकुला आपने शायद बचपन में सुना हो, जैसे संगीत की बात करते हैं ना, फोक सॉन्ग होते हैं जैसे, ऐसे कई कहावतें, कई चुटकुले भी फोक हो जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता कि इसका क्रिएटर कौन है, लेकिन वो सालों से सुनते आ रहे हैं हम। पर जोक की खासियत भी कह लें, या गाना आपको 50 साल पुराना भी सुनोगे तो आप दोबारा सुन सकते हो। जोक ऐसी चीज़ है, एक बार सुन लिया फिर आपको दूसरी बार मज़ा नहीं आएगा। सो हर बार आपको यू हैव टू क्रिएट सम न्यू पंचेस, न्यू कंटेंट। मुश्किल होता है पर हो ही रहा है। एक जब मैं आपके साथ शूट कर रहा था, मैंने देखा उस समय, वो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के बाद नहीं आता है, कट जाता है, आप बहुत सुंदर गाए उस समय। बीच में आके थोड़ा ब्रेक लिया, खड़े हो गए, माइक लेके गाना शुरू कर दिया। सिंगिंग या कॉमेडी, आपका फर्स्ट लव क्या है? सर एक्चुअली शुरुआत में तो मुझे यही लगता था मैं सिंगर बनूंगा, पर जब अमृतसर से बैठ के ट्रेन में मुंबई की तरफ निकले ना, तो मेरे डिब्बे में जो 72 लोग बैठे थे, उसमें से 65 सब सिंगर ही थे। तो मैं धीरे से किसी को बताया नहीं कि हम भी सिंगर बनना चाहते हैं। पर हाँ, जब अभी अपना कॉमेडी शो शुरू किया तो उसमें मैं फिर अपना वो शौक़ पूरा करता रहता हूँ। जैसे आपने बताया, ब्रेक में ऑडियंस को भी चार्ज करते रहते हैं, कोई आए पकड़ के मैं सुनाता हूँ गाने कि अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको एज ए सिंगर, एज ए कॉमेडी आर्टिस्ट, आपको कई बार रिजेक्ट किया गया। बड़ा मतलब होता है ना, एक बार मशहूर होने से पहले इंसान लाखों बार मजबूर होता है। तो पिता के जाने के बाद आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहा जी, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अपनी बहन की शादी भी कराई, और अब आप एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं जो एक डिलीवरी बॉय की फिल्म है, स्विगाटो जी। तो वहाँ मैंने डायलॉग सुना, वो मजबूर है इसीलिए मजदूर है। फिर आपने कहा नहीं, वो मजदूर है इसीलिए मजबूर है। वो मजदूर है इसीलिए मजबूर है, या फिर वो मजबूर है इसीलिए मजदूर है। तो 2007 के लाफ्टर चैलेंज से पहले वाले जो कपिल थे जी, वो क्या आज इस कैरेक्टर के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपनी बीवी के साथ कभी कभी ऐसी बातें करता हूँ। मैंने कहा यार, हमें अपने बच्चों को ना हर साल या साल में 2 बार अमृतसर लेके जाना चाहिए। उनको हमें दिखाना है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये जो आज गाड़ियाँ और ये जो बंगले हैं, ठीक है, भगवान ने ये उसका करम है कि हम अच्छा आज की डेट में लग्जरी के साथ जी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। सो मैं बिल्कुल कनेक्ट करता हूँ सर, और क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं शुरुआत की होती है, और बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं जो शायद हमें करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा दिल कुछ और करने का है, लेकिन कुछ ना कुछ कमाने के लिए हम करते हैं सब। तो मैंने भी छोटे छोटे काम बहुत किए हैं। सो मैं बड़ा उस चीज़ से बिल्कुल रिलेट करता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं इस कैरेक्टर में घुसे कैसे। मैंने कहा मैं तो निकला ही नहीं अभी तक किससे, है ना। आज भी मैं मतलब अपने लिए मैं कोई महंगी चीज़ कोई ज़्यादा मैं खरीद नहीं सकता हूँ। मुझे होता है यार, मतलब क्या ज़रूरत है, मेरी वाइफ चाहे मेरे लिए ले आए कुछ तो अलग बात है। तो मैं अभी भी उसी मेंटालिटी का हूँ। तो सैलरी वाली सोच होती ना, क्योंकि पिताजी की सैलरी आती थी हर महीने, तो पहले हफ्ते बड़ा मज़ेदार पकवान पक रहे हैं, दूसरे हफ्ते थोड़े कम हो जाते हैं, तीसरे हफ्ते पनीर से सीधा दाल पे आ जाते थे हम लोग, है ना। तो हम उस सोच वाले हैं। तो हाँ, वो चीज़ रहेगी हमेशा, आई थिंक वो कभी निकल ही नहीं सकती। किस किस को प्यार करूं, फिरंगी, अब स्विगाटो, सबसे नज़दीक दिल के कौन सी? स्विगाटो जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक्टर बन गए हैं, लोगों ने आपको इतना प्यार दिया है, आप क्या पे बैक कर सकते हो किसी को? आप कलाकार हो तो अपनी कला के माध्यम से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि स्विगाटो ऐसी कहानी है कि जैसे मैं अभी साउथ कोरिया में था सर, तो उन साउथ कोरियन लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ ना, तो वहाँ पे फिल्म देखने आए फेस्टिवल में। जो फेस्टिवल में मतलब फिल्मों के जो मुरीद लोग हैं, जो वर्ल्ड से ट्रैवल करते हैं फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, और मैं भी देख रहा था वहाँ पे पिक्चर। अब मैं जैकेट वैकेट पहन के चश्मा लगा के बैठा हूँ, तो किसी को सपने में भी नहीं था कि ये जो मोटरसाइकिल चला रहा है यही बंदे ने प्ले किया है। मैं मेरी बीवी बैठे हुए थे, तो जब फिल्म खत्म हो रही थी, एंड क्रेडिट्स चल रहे थे, तो गाना आता है तो एक लड़की रो रही, मेरी बीवी ने कहा वो देखो। तो मैं देखूँ, मैं कहा इसको मेरा रोल इतना गंदा तो नहीं लगा कि इसलिए तो नहीं रो रही। पर बाद में वो जर्नलिस्ट निकली, खैर, तो उसने बाद में सवाल भी पूछा एक, खैर उसको बाद में पता चला कि मैं भी बैठा देख रहा था। सो मैं ये सोचता हूँ कि इमोशन जो है यूनिवर्सली सेम है। पैंडमिक में जैसे मेरे किरदार की जॉब चली जाती है और वो मजबूरी में उसको डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है। तो जब हम लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे जर्नलिस्ट के साथ, साउथ कोरिया के मीडिया के साथ, तो उन्होंने बोला कि हमारे देश में भी ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई,
बहुत सारे लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ा। तो आई थिंक वो जो कनेक्शन है ना, ये खूबसूरती है सिनेमा की। भले ही इंडिया में फिल्म बनाई हमने, वहाँ पे जाके दिखा रहे हैं, वहाँ पे भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जैसे छुपा रहे हो। जी मैं पूछना चाहता हूँ कपिल जी, जो पूरी जग को, पूरी दुनिया को हंसा रहे हैं, उन्हें भी कोई बात है, कोई ऐसा दुख है जो बहुत सताता हो? सर मुझे लगता है कोई भी इंसान ऐसा दुनिया में है नहीं जो संपूर्ण कहे कि मैं हमेशा ही खुश हूँ और मेरी लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हुई हैं चीज़ें, आई थिंक आगे भी होंगी, शायद होती हैं। और मुझे हाँ, एक चीज़ का मुझे वो ज़रूर रहता है, भगवान से शिकायत। भगवान से क्या शिकायत, आम आदमी की क्या हिम्मत है कि करे। पर हाँ, एक गिला होता है कि यार जैसे 2004 में मेरे फादर एक्सपायर हुए और 2007 में मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर बना, तो मैं कहा यार वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि मेरा बेटा इस फील्ड में कुछ करे। 3 साल की तो बात थी यार, मैंने कहा चलो थोड़ा वक्त और मिल जाता तो, हालांकि इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं तो शायद वो खुद ही भगवान बन जाए, ऐसा सो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, एक मन में रहता है कि काश डैडी होते, उनको कुछ मैं दिखा पाता, उनको कहीं घुमा पाता, तो वो एक है, कभी मन में रहता है। परमिशन दीजिए, मैं आपको रैपिड फायर पे लेके जाऊंगा। अब आपको आंसर बहुत छोटे देने हैं। सोचिए अगर आप गर्मा गर्म खाना एकदम स्वेगाटो का लेके जा रहे हैं जी, और जिसको पहुंचाना है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, बारिश हो रही है बड़ी तेज़, खाना एकदम गर्म है, तो आपको लगता है कि थोड़ा डब्बा खोल के खा लेंगे बीच में? मैं अपने काम में बड़ा ईमानदार हूँ, तो मैंने मेरे पिताजी को भी ऐसे ही देखा है, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं खाऊंगा। और वैसे आपकी फेवरेट डिश क्या है? पंजाब से हूँ तो मुझे वो जो राजमा चावल, कड़ी चावल, चावल छोले, पराठे, ये सब अच्छा लगता है। खाने की बात पे जो स्वेगाटो, जो आपकी नई मूवी आ रही है, उससे कुछ सवाल लेता हूँ मैं आपको। आपकी पहली फिल्म कॉमेडी थी, वो अब्बास मस्तान के साथ थी। दूसरी फिल्म आपने सीरियस करी नंदिता दास के साथ। मज़ा किस में ज़्यादा आया? हर स्टोरी का अपना ही मज़ा है। वो उसमें मैं क्योंकि हंसा रहा था लोगों को, वो एक एक्सपेक्टेड ही था लोगों को, तो उसके बाद मैंने फिरंगी की, और इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पे नहीं वर्क किया। पर ये जो मूवी है, ये लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था मुझे इस कैरेक्टर में देखना। हालांकि मेरे जो आसपास वाले मेरे यार दोस्त, मेरी फैमिली, उनको इतना शौक नहीं लगा, क्योंकि उनको पता है सीरियस थिएटर हम लोग करते रहे हैं, कॉमेडी तो बाई चांस हुई, उसके पहले हम लोग बड़े सारे प्लेस किए हैं जिसमें हमेशा सीरियस किरदारी किए हैं। अब एक आपको आदमी को चुनना है, दोनों के साथ आपने काम किया, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, दोनों में बेहतर कॉमेडियन कौन लगता है? दोनों ही बहुत कमाल के हैं। सुनील पाजी का अपना क्राफ्ट है, वो उसमें मास्टर हैं। कृष्णा जो है वो अंदर से बहुत शरारती है, तो दोनों का अपना फ्लेवर है। लाफ्टर चैलेंज या द कपिल शर्मा शो, आपको क्या लगता है ज़्यादा बड़ा योगदान किसका रहा? और लाफ्टर चैलेंज ना होता तो शायद कपिल शर्मा शो भी ना होता। सो दोनों का बहुत महत्व है मेरी ज़िंदगी में। सुनील ग्रोवर जी के साथ जो फ्लाइट वाला झगड़ा या मोदी जी के साथ में उनको ट्वीट कर देना, दोनों घटना में को याद करके कौन सी वाली लगता है यार ये नहीं होनी चाहिए थी? दोनों नहीं होनी चाहिए थी पर होती है, लाइफ में चीज़ें होती हैं। किस खान के साथ शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जो मेरे साथ आए थे खान सर? सर शाहरुख भाई के साथ भी मैंने शूट किया है, सलमान भाई के साथ भी शूट किया है। मज़ा आता है दोनों के साथ। शाहरुख भाई के साथ इसलिए मेरी ट्यूनिंग ज़्यादा है क्योंकि मैंने उनके साथ अवार्ड शो भी बड़े होस्ट किए हैं। मैं बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करके, पर जाने से पहले आज मैं चाहता हूँ आप एक रीज़न दे दें अपनी ऑडियंस को कि उन्हें स्वेगाटो मूवी देखने क्यों आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सर कि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। ये जो कहानी है ये हमारे हिंदुस्तान बनी ज़रूर है हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई आदमी इससे कनेक्ट करेगा। सो इससे इस फिल्म को देख के अगर आपकी ज़िंदगी में ये रियलाइजेशन आए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आज आपके अंडर कह लें या आपके साथ कितने सारे लोग काम करते हैं जो आपकी ज़िंदगी आसान करते हैं। भले कोई आपका मेकअप आर्टिस्ट है, या आपका कोई साउंड या है ना कैमरामैन है, कोई भी, या हाउस हेल्प है। हम लोग थैंक्स नहीं बोलते किसी को या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब अपनी माँ को भी शायद नोटिस नहीं करते कई सालों तक, तो हमें लगता है माँ है तो इसका तो फ़र्ज़ है हमारे लिए काम करना। सो ये कहानी देख के शायद लोगों को लगे कि हमारी ज़िंदगी जो इजीली चलती है, हम तो फ़ोन पे एक ऑर्डर कर देते हैं और वो आदमी पता नहीं किस तरीके से। आज ही मेरे को सर एक वीडियो आया ट्विटर पे, जब से ये ज़ोमैटो का ट्रेलर ना, लोग मुझे ऐसे वीडियो फॉरवर्ड करने लगे हैं। एक डिलीवरी बॉय जा रहा और उसका बाइक ठुक गया, और क्योंकि उसको डिलीवरी करनी थी उसने उठ के चेक भी नहीं किया कि मुझे चोट लगी है, कहाँ लगी है, लगी थी उसको चोट, वो फटाफट उठा फिर भाग गया। आपने तो उसको ले लेना है और उसको पैसे देने और आपको थैंक यू भी नहीं बोलना, पता नहीं वो किस परेशानी से निकल के आ रहा है। सो ये एक आदमी की कहानी है, 4 दिन की कहानी, एक फैमिली की कहानी है। सो मुझे लगता है कि लोग ज़रूर पसंद करेंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए, सबसे कहूँगा कि ज़रूर देखना चाहिए। कपिल जी, खाना तो आप अब डिलीवर कर रहे हैं जी इस मूवी में, पर सालों साल से आप खुशियाँ डिलीवर करते रहे हैं जी, तो खाने की डिलीवरी
भी अब हम देखेंगे तो वो खुशी जो आपने दी है वो अमीर से अमीर आदमी खरीद नहीं सकता, इसका कोई प्राइस टैग नहीं है। तो आपके साथ वक्त बिताने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हंसा कर साथ वाले का खून बढ़ा देते हैं। और बड़ा भारत शो में आप आकर के आज हम भारतवासियों का खून बढ़ाया आपने। आपकी आने वाली फिल्म के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं सबको कहूँगा कि कपिल जी की ये आम आदमी के किरदार वाली, आम आदमी की कॉमेडी आपने इनसे बहुत सुनी, आम आदमी के किरदार वाली इस वक्त ज़रूर देख करके आइए और फीडबैक दीजिएगा। कपिल जी, ये वीडियो क्यों शेयर करना चाहिए लोगों को? आप अपने अंदाज में एक लाइन में कहिए कि ये वीडियो क्यों शेयर करें, सबको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? इसमें आपने क्या बात करी? फ़ोन में आपने डाटा डलवाया अनलिमिटेड, अगर आपके पास पैकेज है तो देखिए वीडियो, और भी तो देख ही रहे हो, तो ये भी देख लेना। सो हाँ, ऑन ए सीरियस नोट, ये बड़ी फिल्म हमने बड़े प्यार से बनाई है और हम जैसे करोड़ों लोगों की ये कहानी है और ऐसा सिनेमा अप्रिशिएट होना चाहिए सर। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं टीवी पे बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ, मेरा अच्छा सब कुछ चल रहा है। फिल्में मुझे पैसे के लिए नहीं करनी है, तो ये फिल्म मैंने तीनों फिल्में जो है मेरी दिलवाली थी, क्योंकि अगर फिल्में करने का मन हो तो साल में 3-4 मैं भी करूं। मैं हमेशा बहुत ही कोई पसंद आए तो वही करता हूं। तो ये फिल्म करने का कारण भी यही था कि यार ऐसा सिनेमा अप्रिशिएट होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, अमेजिंग अमेजिंग। आपने वास्तव में भारत को बड़ा भारत बनाया है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपनी लर्निंग्स दीजिए और मूवी देख के आने के बाद नीचे कमेंट भी करिएगा। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, इस सीज़न 2 का आ गया अगला बुधवार। हर बुधवार को हम लोग मिलते हैं द बड़ा भारत शो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।